4 साल से जिस गैंगस्टर की गैंग को खत्म करना मेरा मिशन था, जिस गैंगस्टर के नाम से सारे बॉम्बे शहर का माफिया कांपता था, जिस गैंगस्टर की गैंग को खत्म करते करते मेरे 28 जांबाज ऑफिसर्स शहीद हुए थे, जिस गैंगस्टर की चलाई गोली ने असलम को मेरी आंखों के सामने सिसक सिसक के मरने पे मजबूर किया था, जिस गैंगस्टर ने मेरी मोहब्बत, मेरी रूही और मेरे होने वाले बच्चे को तक मुझसे छीना था, जिस गैंगस्टर को मारने की खातिर मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, उस गैंगस्टर की लाश आज मेरे सामने एक मामूली गली के कुत्ते की तरह पड़ी थी। मैंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर, जिसकी 6 की 6 गोलियां खत्म हो चुकी थीं, उसे अपने होल्स्टर में रख दिया और अपने पास ही खड़े कांस्टेबल की 303 राइफल अपने हाथ में ले ली। मैं राइफल लोड करके एक एक कर उस कुत्ते की लाश पे गोली चलाता रहा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुदरत भी खामोश हो चुकी है। कोई और आवाज नहीं थी फिजा में सिवाय बोल्ट एक्शन 303 राइफल की आग उगलती गोलियों के। मैं राइफल दोबारा लोड होने, कारतूस के खाली खो के जमीन से टकराने और फिर से फायर होने की आवाज को साफ अपनी रूह तक महसूस कर सकता था। अचानक ट्रिगर बार बार दबाने पे होने वाली क्लिक क्लिक की आवाज से मुझे महसूस हुआ कि मैगजीन में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। क्लोज रेंज से चली राइफल की 5 गोलियों ने उस गैंगस्टर के सीने में 5 बड़े बड़े गड्ढे बना दिए थे। उसके जिस्म से निकल रहा खून सीधी कतार की शक्ल में जमी पे आगे बढ़ता जा रहा था और मैं फिजा में उसके गंदे खून की और राइफल से निकली बारूद की बू को एक साथ महसूस कर रहा था। मेरे गुस्से की ही तरह राइफल से निकली गोलियों की आग भी ठंडी नहीं हुई थी, क्योंकि उन 5 बड़े बड़े गड्ढों से अब भी धुआं निकल रहा था। इसी दौरान पुलिस का सायरन बजाती हुई तेज रफ्तार गाड़ियों में हमारे बाकी साथी हमारे पास पहुंच गए। जीप से उतरते ही मेरे जूनियर ऑफिसर सब इंस्पेक्टर हैदर अली ने मेरे कांधे पे हाथ रख दिया। ये शायद उसका तरीका था मुझे अपनी कामयाबी पे मुबारकबाद देने का। फिर हैदर अली ने अचानक मेरे पेट की तरफ देखते हुए हैरत से कहा, सर। फौरन ही मैंने नीचे देखा। मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी 2 गोलियां लगी हैं। एकदम से मेरे हाथ से राइफल छूट गई। इससे पहले कि मैं अपना हाथ अपने जख्मों तक ले जाता, मेरी टांगों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं जमीन पे गिर गया। मुझे गिरने से बचाने की नाकाम कोशिश करते हुए हैदर अली ने बाकी कांस्टेबल्स से कहा, साहब को जल्दी से जीप में बिठाओ और नानावती हॉस्पिटल ले चलो। अली यावार जंग मार्ग, जिसको आज वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के नाम से जाना जाता है, वहां से नानावती हॉस्पिटल की दूरी सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की थी। जल्द मेडिकल अटेंशन मिलने की वजह से मेरी जान तो बच गई, लेकिन उन 4 सालों में मैंने जो खोया, मेरे ऑफिसर्स ने जो खोया, बॉम्बे शहर ने जो खोया, उसे आज मुंबई के नाम से जाना जाने वाला तेज रफ्तार शहर भूल चुका है। लेकिन वो बॉम्बे पुलिस और मुझ जैसे ऑफिसर्स ही थे जिन्होंने अपना सब कुछ गवा के भी बॉम्बे को अंडरवर्ल्ड से महफूज रखा, जिसकी वजह से आज मुंबई के लोग चैन की सांस ले रहे हैं। कई दिनों तक हॉस्पिटल में मेरा इलाज चलता रहा और जब मैं बात करने के काबिल हुआ, मेरी टीम के सभी ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स मुझसे मिलने आए। सभी ने दिलासा देने की नाकाम कोशिश की, लेकिन कोई फायदा न था। जिस रूही का मैंने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, उस रूही के साथ मैं 7 महीने भी ठीक से नहीं गुजार सका था। उसकी मुस्कान, उसका बात करने का अंदाज, उसका मासूमियत से बेवजह रूठ जाना, उसकी हर बात मेरी आंखों से निकलते आंसू मुझे याद दिलाते थे। बिल आखिर मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं घर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वहां रूही की यादें थीं। ये वही घर था जिसे रूही अपने ख्वाबों का महल समझती थी, जहां वो इस यकीन के साथ आई थी कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। जिंदा लाश की तरह मैं मुर्दा कदमों से घर की तरफ जा रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो घर के सामने जेसीपी क्राइम मिस्टर कृष्णा मूर्ति मेरा इंतजार कर रहे थे। ये वही शख्स था जिसने होम मिनिस्ट्री से पहली बार बॉम्बे क्राइम ब्रांच को शूट टू किल का लाइसेंस दिलवाया था। जैसे ही जॉइंट कमिश्नर साहब ने मेरे तरफ देखा, मेरे तरफ हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर अशोक कामत, आई हैव अ मिशन फॉर यू।